पश्चिम बंगाल की सियासत में आया भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी और टीएमसी के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुई आर पार की लड़ाई 2024 में भी जारी है। संदेश खाली की घटना ने बीजेपी और टीएमसी के बीच की तल्खी को और बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारासात की रैली में संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की और इस मामले को लेकर ममता सरकार पर करारा वार किया। उन्होंने ममता सरकार पर संदेश खाली के गुनाहगार को बचाने का आरोप लगाया। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार के मामलों को लेकर ममता सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री ने यहां भी परिवारवाद का मुद्दा छेड़ा और बंगाल की माता बहनों को अपना परिवार बताया। बंगाल की हर माताएं बहनें ये मेरा परिवार है। मोदी के शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। इधर संदेश खाली की घटना और पीडीएस घोटाले के आरोप में गिरफ्तार शाहजहां शेख को लेकर ममता सरकार को झटके पर झटके लग रहे हैं। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन ममता सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले का हवाला देकर पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने का फिर से आदेश दे दिया। अब शाहजहां सीबीआई की कस्टडी में है। सियासी घमासान में ममता बनर्जी ने भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने 10 मार्च को ब्रिगेड रैली का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बंगाल की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। जो लूट कर रहा है जनता को, जनता का पॉकेट लूट कर रहा है, पॉकेट काट रहा है और खाली विज्ञापन देके, भाषण देके बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव का टाइम में। आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं दिखा जाता है। इसके लिए आप लोग को मैं विनती करनी चाहेंगी, आप मेहरबानी करके आइए और वादा लीजिए कि हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम एनआरसी करने नहीं देंगे। हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन बांग्ला टूटने हम नहीं देंगे। संदेश खाली को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। महिला आयोग ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। बंगाल में एक और घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कल बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया और कहा कि बीजेपी टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सर्वे में बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सवाल ये है कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। क्या शाहजहां शेख का मामला टीएमसी सरकार पर भारी पड़ रहा है? क्या संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बैकफुट पर आ गई हैं? ममता ने बंगाल में अपने दम पर बीजेपी को हराने का प्रण लिया है। ऐसे में उनकी अपील पर दूसरे विपक्षी दल क्या उनके साथ आएंगे और क्या चुनाव के नजदीक जाकर ये जंग और भयंकर होगी? तो बंगाल के मुद्दे पर आज बातचीत होगी, कौन क्या कर रहा है और किसकी क्या स्थिति बन रही है। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी का एक सिचुएशन एनालिसिस करेंगे हम लोग। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनुजा कपूर, टीएमसी की प्रवक्ता स्वयं पुरोहित, वरिष्ठ पत्रकार गौतम लहरीदा, वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी और सी वोटर के विजिटिंग फेलो मेरे मित्र कार्तिकेय बत्रा जी आजकल भारत में ही प्रवास कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। पहले गौतम दास आज एक राय लेते हैं। गौतम दा, बंगाल में जो चल रहा है इस समय,
संदेश खली वाला मामला बहुत ज़्यादा उछल गया और वो गले की फांस बन गया ममता जी के। क्या सिचुएशन बन रही, क्या गजब का एक माहौल बना लिया बीजेपी के हाथ में, एक बड़ा हथियार लग गया जिसके थ्रू वो गैल्वेनाइज कर रही है? देखिए, बात तो सही है कि संदेशखाली एक मुद्दा बना है। बीजेपी एक मुद्दा के तलाश में थे, लेकिन जिस तरह से संदेशखाली का घटना हुई, इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कुछ, तो मैं मानता हूं कि तृणमूल कांग्रेस का भी कुछ बड़े लीडर भी माना था कि लापरवाही हुई है, ये बहुत पहले कार्रवाई होना चाहिए था। ये बेकार बीजेपी के पास एक मुद्दा चला गया और बीजेपी इसको सही ढंग से, इसको सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, सारा देश के लिए एक मुद्दा बना रहा है। निश्चित तौर पे ये ममता बनर्जी का जो सरकार है उसके ऊपर एक सवाल निशान खड़ा कर रहा है, जिसके लिए अगला लोकसभा चुनाव में इसका कुछ इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है, मैं मानता हूं। लेकिन कितना होगा ये इंटेंसिटी देखना मुश्किल है। संदेशखाली एरिया आपको पता है बसीरहाट में कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर आता है, उसमें कोई भी है उसमें तृणमूल ही फिर जीतेगा, क्योंकि उसमें 60% मुस्लिम मतदाता है। आपको पता ही होगा नुसरत जहां वर्तमान एमपी है, खुद भी वो एमपी अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन बात इसके बाद जो है, लेकिन बाकी बंगाल में खास तौर पे भद्रलोक बंगाली, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट है, जिसको कहा जाता है कि सिविल सोसाइटी, उसके ऊपर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है। लेकिन सारे बंगाल में इम्पैक्ट है नहीं मानता हूं, लेकिन बाकी बंगाल के बाहर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इसके लिए ममता बनर्जी भी काउंटर कुछ करने का कोशिश कर रहा है, उनका भी प्रोग्राम है, सुना है कि वो भी महिला लेके मोर्चा निकल रहा है। उसके बाद तो उनका भी एक बहुत बड़ा रैली होने वाला है 10 मार्च। लेकिन महिला दिवस के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के पहले उन्होंने कल जो एक सभा मोर्चा बुलाया, उसमें देखना है कितना महिला शामिल होते हैं। निश्चित तौर में ये बंगाल में तृणमूल और बीजेपी का आमने सामने लड़ाई है, जिस लड़ाई में महिला सुरक्षा और महिला कल्याणकारी योजना एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, ये बात मानना पड़ेगा। दादा, ये कौन है शेख शाहजहां? बहुत बड़ा नेता है क्या, जिसके पीछे सरकार एकदम अपनी जान देने को तैयार है कि इसको बचाना ही है, बड़ी मुश्किल से सीबीआई को सौंपा? नहीं, बात तो ये सही बात है कि ये जो थानाज जो है, ये तो पहले सीपीएम के साथ थे, बाद में तृणमूल में शामिल हुए हैं, क्योंकि उन एरिया में उनका प्रभाव है, खासतौर पे मुस्लिम मतदाता में प्रभाव है। लेकिन एक तरह से मैं मानता हूं, जिसके लिए स्वयं अभिषेक बंदोपाध्याय, जो तृणमूल का नंबर 2 माना जाता है, उन्होंने कहा पुलिस क्यों नहीं इनको पकड़ पा रहा है। बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि शायद कोर्ट का राय से, कोर्ट जी ने कहा है, जिसको एक इंटरप्रिटेशन का मुताबिक ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को हाथ पैर बांध दिया है कोर्ट ने, जो कोर्ट ने नकार दिया। कोर्ट ने बोला ऐसे हमने कहा नहीं। इसके बाद तुरंत ही उसको गिरफ्तार हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी में लेट हुआ है, विलंब हुआ है, ये बात तो सही है, मानना ही पड़ेगा। बचाने की कोशिश कर रही थी सरकार कि मुस्लिम वोट बचा रहे। नहीं, मुस्लिम वोट तो इसी एक इसके कारण उन्होंने कहा है ना, जो हमारा पार्टी में पार्थ चैटर्जी, ज्योतिप्रिय मल्लिक, बड़े बड़े मंत्री, उनको हम पार्टी से निष्कासित किया, इनको भी निष्कासित किया है। इसके कारण मुस्लिम मतदाता में प्रभाव पड़ेगा, इसे मेरे को मैं मानता नहीं हूँ। खास तौर पे दक्षिण बंगाल में, उत्तरी बंगाल में अलग हो सकता है। बंगाल एक डिवाइड, बहुत सारे देखना है कि एक टाइप का बंगाल का एक एरिया में जो रिएक्शन होता है, सारे बंगाल में रिएक्शन होता है, ऐसे नहीं है। लेकिन खास तौर पे आप जानते ही है, मुस्लिम वोट स्ट्रेटेजिक वोट होता है। वो स्ट्रेटेजिक वोट के कुछ मुस्लिम वोट नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान होगा तो बीजेपी के लिए फायदा है, ये बात सही है। जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आरामबाग का पहली सभा में किया है। इस बार पूरा मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है तृणमूल को, इन्होंने खुद कहा था, मैंने सुना है वो मीटिंग। आज भी उन्होंने जिस तरह से इसको इशू को आगे लाया, लगता है कि बंगाल में एक ही इशू है, महिला मुख्यमंत्री, उसके महिला मतदाता 2021। ओके, महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पे अत्याचार और उसके बाद ये मामला कि उसको बचाने की कोशिश। स्वयं पुरोहित, ये आप लोग क्यों उसको इतना बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके जो उस समय सो कॉल्ड सहयोगी कांग्रेस के लोग हैं वो भी मोर्चा खोले आपके खिलाफ, लेकिन आप लोग भी एकदम बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे थे उस अपराधी को जिसको पुलिस ढूंढ रही थी? सब सीबीआई को, अरे सीबीआई को सौंपने में आपने इतना समय लगा दिया। बताइए, बात सुनिए, बीच में आप मेरी बात को, जैसे इनको समय दिया मुझे। अरे सवाल तो पूछूंगा महाराज, आप तो सुनिए ना। हाँ बोलो। सुनिए, रेस्ट्रिक्शन ऑफ हाई कोर्ट था,
हाईकोर्ट का रेस्ट्रिक्शन जिस समय हटा, शाहजहां शेख के ऊपर में 72 घंटे में शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ। किसने गिरफ्तार किया? पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया। मगर मेरा सवाल यहां दूसरा है, शाहजहां शेख आरोपी है, गिरफ्तार है, उसने गलत काम किया, उसकी सजा जेल के अंदर होनी चाहिए। अगर उसको फांसी की सजा, जैसा आज मोदी जी ने कहा कि रेपिस्ट की रेप इज इक्वल टू क्राइम इक्वल टू पेनल्टी, डेथ पेनल्टी, तो आप अगर उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी उसको सजा सुनाएगा वो उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। मगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2-3 सवाल करना चाहता हूं कि देश के अंदर में हर 1 घंटे में 51 रेप हो रहे हैं पूरे देश के अंदर में, क्या ये मोदी की गारंटी है? मैं पूछना चाहता हूं कि आप आरक्षण महिलाओं की बात करते हैं और 14% आपने टिकट दी। पहली लिस्ट के अंदर में 195 कैंडिडेट आए, उसमें 14% सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को टिकट मिली। तीसरा सवाल है कि कोई भी तरह का एक्शन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, एमपी है ब्रज शरण सिंह, उनके ऊपर में नहीं लिया गया। नरेंद्र मोदी की चुप्पी। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, मोदी की गारंटी का करोड़ों रुपया का प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक व्यक्ति पवन सिंह बोल करके है, उसको यहां से टिकट देते हैं, जिसके इतने फुअड़ गाने पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने सड़क पे उतर के उसका विरोध किया, तब जाकर के उसको बैकफुट पे आना पड़ा और वो टिकट उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा आसनसोल से। तो वो पवन सिंह जो व्यक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी की बंगाल के प्रति मानसिकता दर्शाता है कि किस तरह से बंगाल का 1,69,000 करोड़ रुपया, जिसके लिए 10 तारीख को, आगामी 10 मार्च को पश्चिम बंगाल की पुरोहित जी हो गए, 2-3 सवाल हो गए। ये बताओ, एक मिनट तृणमूल, एक मिनट क्या इतना लंबा आपने ज्ञान दे दिया? इससे शाहजहां के अपराध छुप गए क्या? व्हाट अबाउटरी कर रहे हैं आप? अभी वही चीज 10 होगी ना, इससे शाहजहां के अपराध छुप गए? फिर वही बात, आप अपना वीक पॉइंट क्यों दे रहे हैं? फिर वही शुरुआत, शाहजहां कहाँ है? अभी जेल के अंदर में है, कानून अभी आपके सामने एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा हमने ऐसा कभी नहीं रिस्ट्रिक्शन लगाया था। अभी जस्ट बोले, दोबारा पूछवा देते हैं तो। सुनिए, जिस समय वेस्ट बंगाल पुलिस ने जब किया था, वहां के डीजी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप दोबारा सुनिए, 3 बार सुनिए और चलाइए अपने इस डिबेट के अंदर में कि उस पुलिस अधिकारी ने, वो तो लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, उनकी डिबेट मेरी, मैं तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता हो सकता हूं, मगर उनकी सुनाइए। देखिए 12 तारीख को ईडी की रेड होती है तापस राय के घर में। तापस राय आज कहां पर है? तृणमूल, मोदी जी आए हैं और तृणमूल कांग्रेस अभी सुनिए, मैं तापस एक एक करके बात करता हूं कि इस तरह से ईडी, सीबीआई और बेलाइन करने के लिए तो इसलिए की बात करते हैं। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश के अंदर में, मगर पिछले 2-2.5 सालों से जिस तरह से पश्चिम बंगाल के साथ में जो व्यवहार किया गया है, यहाँ के रुपए रोके गए हैं, कोई भी घटना दुर्घटना कहीं भी होती है वो निंदनीय है, आरोपी की सजा जेल में है। मगर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बाकी जगहों पे हो रहा है, इसलिए किया नहीं जाना चाहिए। देखिए अरे आप ही कह रहे हो, मैं कहां कह रहा हूं कि सब जगह हो रहा है, इसलिए इधर भी नहीं होना चाहिए। एक मिनट रुको ना, अनुजा जी से जवाब लेते हैं ना। अनुजा जी, कई सारी जवाब आपको देने हैं, बताइए। जय श्री राम। पहले तो मैं जो कहना चाहूंगी, जो हमारे तृणमूल के यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रवक्ता, मुझे लगता है कि उनको शुरुआत में ये कहना चाहिए कि मुझे बहुत खेद है और बहुत दुख है कि संदेश खाली के अंदर जिस तरीके से औरतों के साथ उत्पीड़ता हुई है, मेरा दिल उनके लिए रोता है। ये इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। और शेख शाह को जहां पर गोदी में ममता बनर्जी जी ने बिठा के रखा था, अपने ब्लू आइड क्लैड गाय को अपने साथ बिठा के रखा था, और इतने टाइम से 2011 से ये कांड चल रहा है। और होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में आती है ये आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ममता बनर्जी के अंडर में आती है। और वो 2011 से 30% वोटों के दम पर ये खेल खेलती रही। आज जब अत हो गई, औरतें जमीन पर, सर बोलिएगा मत, पुरोहित जी आपके बीच में नहीं बोले थे वो, नहीं सुनने दीजिए। आरोप लगाएगी नहीं, कोई असर नहीं होगा, इनको पता ही नहीं है बिल्कुल ठीक लगा। ताजा से इसका तृणमूल मतलब कांग्रेस में मेरा कब आया? हुआ ये निशाने गौतम पे लाहिड़ी लगा। जी बैठे हैं, इनसे नहीं, पूछिए मेरा कि काम तृणमूल हुआ कांग्रेस निशाने भाई, पे एक लगा। मिनट। इसका मतलब कि जो मैंने कहा वो सही है, इनको निशाने पे लगा और ये बोल पड़े, तो ये दिखाता है। आपको मणिपुर की नंगी घूमी हुई महिलाएं नहीं दिखती है? बिल्कुल देखिए, टीएमसी के प्रवक्ता किस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जब दोहरा चरित्र अपनाता है महिलाओं की संवेदनशीलता को लेकर के, जब साक्षी मल्लिक दिल्ली के अंदर में बैठी रहती है, तो अनुजा कपूर को महिलाएं नहीं दिखती है।
जिस मुझे समय लगता है नीरज जी आप सुनिए, इनसे बोलिए कि ये साक्षी जरा मलिक चुप के बारे रहें कि में आप आदत कुछ बहुत बोलिए गंदी ना, है बीच हम में चुप बोलने की। रहेंगे। नहीं नहीं, बीच में नहीं, आप गलत, अगर आपको महिलाओं के नीरज प्रति जी इतनी- स्वयं अच्छा एक मिनट, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन करो देखिए। पहले। स्वयं पुरोहित जी, अनुजा जी, यार आप लोग क्या कर रहे हो? ये इतने समझदार लोगों को मैंने अपने चैनल बुलाया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा आप दोनों लोग क्या बोल रहे हो। पुरोहित जी आप शांत हो जाइए, आपके बीच में वो नहीं बोली, जब वो बोल लेंगे तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, तो आप जवाब दीजिएगा उनको, कागज में नोट करते रहिए पॉइंट। बोलिए अनुजा जी। जी धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद। कोशिश कीजिएगा दोबारा से अपनी मर्यादा को क्रॉस ना करें, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्हीं के साथ यही है कि ये भूल जाते हैं कि अनुब्रोतो मंडल इस वक्त कहां पर है, ये इनको समझ में आना चाहिए। वो बाहर नहीं आया। आज इनका टीएमसी का लीडर मौलॉय मुखर्जी क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस फोर्स के दम पर ममता बनर्जी को बोलपुर और बिरमबुम हम दोनों ला कर देंगे। ये भूल गए कि ज्योतिलेश्वर मंडल टीएमसी का जो लीडर है वो कहता है उंगलियां काट दूंगा, छील दूंगा अगर किसी ने भी भाजपा को वोट दिया। आज के लोग जो धमकाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी ममता बनर्जी तो हेड मिनिस्टर बन गई हैं, वो तो होम मिनिस्टर है, उनके अंडर सब कुछ आता है, तो ये भूल जाती हैं कि उनके चिट्ठे हैं यहाँ पर, चिट्ठे 2000 के तो बात कर रहे हैं ना। तो आप बताइए नौहाली का क्या हाल है? जब वो एक नौखली हुआ था 1946 में, उसके साथ आज संदेश खली को जड़ रुकिए जाता है। रुकिए अनुजा, अनुजा रुकिए रुकिए भी, बड़ा कांड चल रहा है। बोलो भाई पुरोहित जी, सोते रहे। छोटे में पॉइंटेड, बहुत लंबा मत खींचना, अभी दूसरे मेहमान के पास जाना मुझे। नहीं, आप मेहमान के पास जाइए। इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, देखिए वो सब गलत है ना? हमारी नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ सही है। आरोप आप लगाइए, मगर ये जो महिलाओं की संवेदनशीलता की बात करती है, तब इनकी संवेदनशीलता मर जाती है जब साक्षी मलिक, विनीत फोगाट दिल्ली में बैठे रहते हैं। तब कहाँ बैठी रहती है? तब आप कहाँ थी? मणिपुर की नंगी महिलाएं घूमी, तब इनकी महिलाओं के ऊपर में संवेदनशीलता मर जाती है। देखिए, चालू करिए, अब आप बोलिए, बोलते रहिए। आप जोकर शो चालू कर लीजिए, कॉमेडी शो के लिए आप कॉमेडी शो करिए। अभी नीरज जी भी नहीं बोलेंगे आपको, अभी नीरज जी भी आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि इनको होमवर्क मिला है आज संदेश खाली के ऊपर में डिबेट करने का, और उनको तो नीरज जी भी अभी आपको नहीं टोकेंगे। यार ये बात सही कही, पुरोहित जी ने एकदम सही बोला है। आज मेरा होमवर्क एकदम सुबह से तैयारी कर रहा था कि आज मुझे इसी शो करना है। मैं चौथा शो कर रहा हूँ नीरज जी। अरे चौथा आप करो या 20वां करो, मेरा तो पहले ही है, मेरा तो एक ही शो है। आज मेरा होमवर्क यही था कि मुझे ये शो करना है। देखिए नीरज जी देखिए, आपने इनको टोका नहीं बीच में। ये भाई आप दोनों लोग तय कर लो, जब उनको रोकते तो आप बोलते हो, आपको रोकते तो वो बोलती हैं। मैं रुक गया, उसके बाद में उन्होंने अपनी बात पूरी की, तो अभी अच्छा 10 सेकंड दोनों लोगों को एक एक करके। उल्लंघन। पहले आपके लिए 10 सेकंड, आपके लिए बोलो, आप बोलो 10 सेकंड में इतना ही बोलना है कि देश के प्रधानमंत्री जो मोदी की गारंटी बात करते हैं, मोदी की गारंटी प्रति घंटे जो 51 रेप देश में हो रहे हैं, तो मोदी की गारंटी उस वक्त कहां मर जाती है जिस समय विनीत फोगाट, साक्षी मलिक देश के और वो एमपी मोदी का 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए भाई, अब जवाब दीजिए अनुजय, आप जवाब दीजिए। मैं इनसे पूछ लेती हूँ, 2020 का आंकड़ा है मेरे पास, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। 2018 में 6286 पॉक्सो के केसेस है, 2019 में 6191 केसेस है, किडनैपिंग 7000 से अबव केसेस है, मिसिंग गर्ल्स 19-20 हजार से ऊपर है। 2010 से 2015 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, दोनों लोगों 10 सेकंड लड़ लिया आपस में। आप थोड़ी देर शांत बैठिए दोनों लोग, प्लीज दोनों लोग। अब मैं एनालिस्टों के पास जाता हूँ। दादा एक तो पहले वो क्लैरिटी दो आप, ये मना कर दिया पुरोहित जी ने, बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मना कर रखा था कोर्ट ने कि पकड़ना मत उसको। गौतम दादा ओ अच्छा मेरे को पूछ रहे हैं। अच्छा जहाँ उन्होंने उस कोर्ट का जो आदेश था कि कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ने जो एसआईटी का प्रोब अनाउंस किया था, वो हाई कोर्ट ने ना कर दिया था। इसका इंटरप्रिटेशन तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि किया था कि शायद इसका गिरफ्तारी के लिए मना है। उसके बाद नेक्स्ट डे बोल दिया कि नहीं ऐसे नहीं है, हमने उसका गिरफ्तारी के लिए मना नहीं किया। जैसे ना किया तुरंत उसके बाद ही गिरफ्तारी हुआ है, ये बात सही है। मैं तो पहले से कर रहा हूँ, ये मसला इतना दूर नहीं होता अगर पहले दिन कार्रवाई हो जाता था जी। मेरे को लगता है कि एक थोड़ा सा लेट हुई है। ये बाद में कोशिश कर रहा है तृणमूल कांग्रेस, सरकार भी कोशिश कर रहा है इसको मैनेज करने के लिए, लेकिन ये जो लेट हुई है इसका पूरा सुविधा, पूरा एडवांटेज बीजेपी को मिल रहा है, ये मेरे को जो लग रहा है यहाँ पे। जी ठीक है। अभी जो बत्रा जी हैं घूम के आए बंगाल, बत्रा जी क्या देखा आपने बंगाल में? थैंक यू नीरज जी। गौतम दा के प्रेजेंस में बंगाल के बारे में मैं बोलूं तो ये
मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, गौतम दादा बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। मैं जो झलकियां देखकर आया हूं मैं आपको वो बता सकता हूं कि मैं 2021 के इलेक्शन के बाद जिस प्रकार बंगाल में बीजेपी का एक मेल्टडाउन शुरू हो गया था, तो मैं ये जरूर लेकर वापस आया हूं कि वो मेल्टडाउन की वजह से बीजेपी को अब ऐसा नहीं कह सकते कि वो दूसरे नंबर की पार्टी नहीं रहेगी। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी दिखी मुझे, और हो सकता है इस इलेक्शन में वो अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव भी करे। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। जो लोगों को लग रहा था कि बीजेपी मेल्टडाउन हो जाएगा और लेफ्ट वापस ऊपर आ जाएगी, वो एटलीस्ट जो मैंने एरियाज में देखा वहां पे नहीं देखा मैंने। हाँ, मैंने ये भी देखा कि राम मंदिर को लेकर एक खासा उत्साह, एटलीस्ट मैंने भगवा झंडे बहुत सारे देखे, और चुनावी माहौल संदेश खाली जैसे मुद्दों की वजह से ऑफकोर्स बन रहा है। तो कहने का मतलब है ये एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट होगा तृणमूल और बीजेपी के बीच, और इसमें लेफ्ट की भूमिका मुझे नदारद दिखती है। कांग्रेस कुछ पॉकेट्स में इन्फ्लुएंशियल अभी भी रहेगी, लेकिन वो खासकर कि मालदा मुर्शिदाबाद का बेल्ट रहेगा। ये मेरा टेक अवे था। बाकी जो सी वोटर का आंकड़ा है जो मैंने आपसे ऑफ स्क्रीन भी शेयर किया था, कि हम अभी तक स्टेटस को की ही बात कर रहे हैं कि तकरीबन भाजपा 18 जो पिछली बार आई थी वो 19 लेकर आएगी, तृणमूल 22। इसमें बदलाव भी हो सकता है जैसे नए नए मुद्दे अभी सामने आएंगे। साथ ही साथ देखिए, आप कैंडिडेट सिलेक्शन से भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है, बट एक अहम चीज समझनी पड़ेगी कि संदेश खाली के जरिए जो बीजेपी महिलाओं का मुद्दा उठा रही है उसके पीछे एक इलेक्टोरल रीजन है कि 2021 में ममता बनर्जी जी की विक्ट्री के पीछे दो बड़े कारण थे। एक, उन्हें महिला वोटर्स का बहुत अच्छा समर्थन मिला उन जातियों में भी जहां पर मेल वोटर्स बीजेपी को लीड दे रहे थे, जैसे कि अपर कास्ट हो गए या आदिवासी हो गए। और दूसरी चीज, उनको मुस्लिम माइनॉरिटीज का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला था। तो ये दो बहुत बड़े रीजंस थे उनकी विक्ट्री के 2021 में। तो बीजेपी इस स्ट्रैटेजी के जरिए उन दो पिलर्स में से एक पिलर को काटने की कोशिश कर रही है, और इसके पीछे मुझे साफ साफ ये स्ट्रैटेजी दिख रही है। जैसे गौतम दा कह रहे हैं, इसका असर क्या पूरे बंगाल में यूनिफॉर्मली होगा? मैं भी नहीं मानता कि यूनिफॉर्मली होगा, लेकिन अगर माहौल बंदी की बात करें तो बीजेपी को एक मुद्दा जरूर मिल गया है। लेकिन मुद्दे तृणमूल के पास भी हैं। मनरेगा फंड्स की जो बात हुई वो रिलीज नहीं होना, आज जो जुडिशरी जो जज ने बीजेपी को अप्रोच किया, उसका बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, और उनको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि लेफ्ट अच्छा परफॉर्म ना करे, क्योंकि लेफ्ट अगर अच्छा करेगा तो उससे बीजेपी को नुकसान होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, काफी गेम अभी बाकी है, बट मैं जो कंक्लूजन एक लेकर आया डेफिनेट, वो ये था कि बीजेपी बंगाल हैज नॉट मेल्टेड अवे, जो 2021 के बाद लग रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, अपनी जमीन को उन्होंने वापस रिगेन किया है, जो आपको लग रहा था। जो लग रहा था कि रोज नए लीडर छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद लग रहा था पार्टी एकदम ध्वस्त हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। वो पार्टी वहां है और वो पार्टी वहां पे इलेक्शन लड़ेगी ठीक ठाक। आंकड़ा कितना आएगा ये कहना मुश्किल है। जी, अंकुश श्रीवास्तव सर, क्या संदेश खली के जरिए और जिस तरीके से फोकस करके बीजेपी वहां पे लड़ रही है, तस्वीर बदलेगी नहीं बदलेगी? कड़ी टक्कर होगी, गैल्वेनाइज और होगा और पोलराइजेशन होगा? क्या आप देख रहे हैं वहां पे बंगाल में? देखिए, ये सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में पोलराइजेशन जो है वोट का हर हाल में होगा, और हर हाल में कोशिश की जा रही है कि वोट पोलराइज किए जाएं। बहाना पोलराइज करने के लिए महिलाएं हो सकती हैं, बहाना उसकी कानून व्यवस्था हो सकती है, बहाना जनहित की योजनाएं हो सकती हैं, और उसमें ये साबित करने की कोशिश पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, और काउंटर बराबर का काउंटर ममता दी भी देती चली आ रही हैं। लेकिन घटनाओं में कैसे काउंटर करेंगी ममता दी, ये उनके सामने एक सबसे बड़ा संकट है। पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं को लेकर के, और जो टीएमसी के कार्यकर्ता या मसलमैन, मैं शाहजहां को एक मसलमैन मानता हूं, और जिस तरीके से वो कोर्ट के सामने पेश हो रहा था, पकड़ा जाके जा रहा था, जैसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा डॉन है जिसको पुलिस वाले उसको संरक्षण देते रहे हों, और जिस तरह से वो आया, वो एक अलग उसने ममता दी की तस्वीर खराब की है। और ममता दी ने भी, जैसा कि हमारे जयंत दादा कह रहे थे और कार्तिकेय भी ये बता रहे हैं, कि स्थितियां ऐसी हैं कि अभी चीजें बदलने वाली नहीं है। वहां पर जो मारकाट बच रही है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी। संदेश खाली को एक और बड़े लेवल पे ले जाएगा, और पड़ोसी राज्य की तुलना अगर हम करें
तो बिहार में जैसे पहले जंगल राज का मामला उठता था, अब वो जब नीतीश कुमार, तो खैर अभी भी फिर एनडीए में आ गए हैं, जब वो नीतीश कुमार पहले आरजेडी में थे, के साथ थे, तब तो नहीं कहते थे, लेकिन जब भी इलेक्शन आता था, 3 चुनाव को मैंने देखा है, बड़े प्यार से वो जंगल राज का वॉल्यूम जो है बढ़ा देते थे। इसी तरीके से पूरे राज्य में अब ये जंगल राज जो है सिनोनिमस हो जाएगा संदेश खाली का, और संदेश खाली को लेकर के महिलाओं को ध्यान रखा जाएगा कि महिलाएं कितनी असुरक्षित है। जैसा कि कार्तिकेय भी बता रहे थे, महिलाएं एक बड़ा फैक्टर है वहां पर, जो भारतीय जनता पार्टी से उतना ज्यादा पिछली बार की तुलना में नहीं था। पूरी कोशिश होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट होगा और वो इनको बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। जो पिछली बार की तुलना करेंगे हम आप, तो टीएमसी और बीजेपी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, शायद 3% के वोट का अंतर था। 40-43 वो 3% को 43 और 40 का जो था, वो 3% की कोशिश करी जाएगी कि 1-1.5% इधर से कम हो, 1-1.5% हमारा बढ़े, तब कहीं जाके, और वही 1-1.5% बढ़ाने की मशक्कत की जा रही है जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसी तरीके से काउंटर ममता दी भी कर रही है। आज अगर ममता दी ने आंगनबाड़ी की योजना में 750 रुपए देने की घोषणा की, तो कहाँ से की है? इसीलिए की है कि महिलाओं के वोट बैंक को बढ़ाया जाए, और बीजेपी लगातार महिलाओं की अपनी नेत्रियों को वहां पर बढ़ा करके आगे ला करके, इस समय जितना लॉकेट आ रही है सामने या बाकी और नेत्रियां वहां की आ रही है, उतना शायद पुरुष नहीं आ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी अभी नहीं आ रहे हैं। तो वो एक जानबूझ के फोकस किया जा रहा है कि महिलाओं का वोट बैंक को किसी तरीके से छटकाया जाए, तोड़ा जाए, और फिर आगे काम किया जाए। बाकी और फोर्सेस भी करेंगे, बाकी और मुद्दे भी होंगे। आज कहते थे, प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ और उज्ज्वला, और शायद सिलेंडर की बात भी की थी, ये योजनाएं वहां पर लागू नहीं की गई हैं। तो उनका टारगेट पूरी तरीके से पूरी सभा में उसी तरीके से रहा, और आदिवासियों को लेकर के भी जो बयान दिए उन्होंने, जो बातचीत की, वो कुल मिलाकर के महिला अस्मिता को बढ़ाने के ध्यान में किया गया। अनुजा जी, ममता चुप नहीं बैठेंगी और ममता इसके काउंटर करेंगी। जी ठीक है। अनुजा जी, बंगाल में आपकी स्ट्रेटजी क्या है कि किसी खास वर्ग को आप अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, कोर इश्यूज जो है ममता जी के वो तोड़ के आप अपनी तरफ लाना चाहते हैं, या जैसे एक जनरल नैरेटिव बनाया था गैल्वेनाइज करके, वो आप अपने पक्ष में लाना चाहते हैं कि एक बिग पिक्चर हम बना दें कि वहाँ पे एक जंगल है, जैसे अभी एनालिस्ट भी कह रहे थे, और उसके थ्रू आप पूरे नैरेटिव्स को ड्राइव करना चाहते हैं? नीरज जी, किस तरीके का सवाल है ये? एक तरफ आप संदेश खाली के ऊपर बात कर रहे हैं, और क्योंकि नीचे के जर्नलिस्ट बैठकर अगर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं कि हम लोग को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर इस पे दोबारा सोचने की बात है। क्योंकि जो भाजपा, जो नेशनल पार्टी है, जो नेशनलिस्ट पार्टी है, वो क्या ये देखकर बात कर रही है आज तक के भी जितने अभी हर रोज क्या इलेक्शन था क्या? आज अचानक इलेक्शन तो अभी है, क्या इससे पहले भी इलेक्शन हो रहा था 10 सालों में, 5 सालों में? नहीं ना। तो हर जगहों पे इलेक्शंस का जो इशू है वो इसके अंदर सामने नहीं आता है। आपका संदेश खाली का मेन इशू सामने क्या आ रहा है? औरतों ने जो निकल कर, वो तो आप ही के रिपोर्टर्स सारे जमीन पर थे, मुझे लगता है जानते किस तरीके से रिपोर्टर्स को उन्होंने बंद कर दिया, सोशल एक्टिविस्ट को बंद कर दिया, उन्होंने स्कूल के बच्चों को बंद कर दिया। आपके ईडी के, अब ये लोग बात करते हैं ईडी के लोग वहां पर जाते तो यार उनको मारते हैं। आप मुझे बताइए ना कि ये कभी तो खत्म होगा जंगल राज, कभी तो खत्म होगा। अशोक गहलोत का खत्म हो गया जंगल राज, वहां से सपा का खत्म हो गया, यूपी से जंगल राज, ममता बनर्जी का जंगल राज कभी तो खत्म होगा। और ये देखिए फिर इनको पहुंच गया, बिल्कुल सटीक बैठी, सटीक बैठी, बिल्कुल सटीक बैठा, बिल्कुल सटीक बैठा, सही है, बिल्कुल मानिए कि मोदी जी जाने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, रोजगारों के अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, महंगाई घटने वाली है, शुरू हो गई है, जाने वाले हैं। चलिए आप ऐसा कीजिए, एक शहंशाह को और खड़ा कर लीजिए, आप कर लीजिए, आपके बहुत ब्रज शरण सिंह को आप करिए, ब्रज शरण। पुरोहित जी ने आप बहुत डिस्टर्ब करते हो, बलात्कार आप यही कर रहे हैं 2011 से, बलात्कार पे बलात्कार, औरतों का शोषण। अरे एक राउंड में आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत सुना लिया, अभी उनको कंप्लीट करने दो फिर आप बोलो। नहीं, आदत है,
बीच में आपने टोक दिया, उनका क्रम टूट गया। उनकी लीडर कैसी है जानते तो हैं ये अरे जानते दीदी है, सबकी दीदी है, लीडर के बारे में बात मत करिए, ये आप मत बिल्कुल बताइए। लीडर, ममता उनको बनर्जी आपसे को शर्म आनी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अनुजा कपूर को शर्म आनी चाहिए, जो नरेंद्र मोदी और जो साक्षी मलिक उनके बारे में एक भी बात नहीं करती है, और एक महिला होकर एक महिला पर आरोप लगाती है। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री पर, शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री पर। अरे सुनिए ना, अरे पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। अरे घोटाला, आपका रोज वैली, अरे राशन कार्ड वाला एक आरोपी तो ईडी के बीजेपी का झंडा पकड़ लिया है। औरतों के दम पर आप अपनी पार्टी बना रहे हैं, और तो मुसलमानों के दम पर पार्टी बना रहे हैं। अरे मुसलमान इस देश के, मुसलमान मोदी जी तो मुसलमानों, शर्म नहीं आती यहाँ पे? ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरे देश में कितनी बड़ी आपको पता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अनुजा कपूर जी, अनुजा कपूर जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग गुजरात में कितनी होती है, उत्तर प्रदेश में कितनी होती है? देश का प्रधानमंत्री कभी जवाब देगा क्या? देश के प्रधानमंत्री जवाब देगा क्या? 51 रेप की घटनाएं पूरे देश में 24 घंटे होती है, एक दिन में 2400, मेरी बात सुनिए, 24 घंटे में 1200, 24 घंटे में 1200, महीने में। ऑडियो डाउन कीजिए, मैं कितनी बार मना करूं लेकिन मानते नहीं लोग यार, प्रवक्ता लोग सुनते नहीं एक दूसरे की बात। पुरोहित जी ये बताओ, आपके यहाँ के एक जज साहब छोड़ के भाजपा ज्वाइन करे, एक 6 बार के आपके विधायक भाजपा ज्वाइन करने वाले, कर लिया शायद उन्होंने, क्या ये क्यों तो छोड़ रहे हैं आपकी पार्टी? आरोप लगा रहे हैं बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। यही बात है। देखिए भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे, जो व्यक्ति 52 साल से, एक व्यक्ति है उनका नाम है तापस राय, जो कांग्रेस में थे, फिर ममता बनर्जी के साथ रहे, 52 साल से आइडियोलॉजी, सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ चल रहे थे। उनके यहाँ 12 जनवरी को ईडी की रेड होती है, वो जितना ज्ञान देते थे कि भाई माँ पार्टी हमारी, अब वो पार्टी छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके हिसाब से टिकट नहीं मिल रही है। तो वो व्यक्ति को ईडी का डर है, कि क्या चीज का डर है वो जाने। दोनों बातें मत कहो आप, या तो ईडी का डर होगा या पार्टी की टिकट नहीं दे रही है, दोनों बातें थोड़ी होंगी। दो नहीं, पार्टी 52 तो आपके रातों रात विचारधारा बदल जाएगी। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जो आदमी मन बदल सकता कभी भी, अंतरात्मा की आवाज पे लोग वोट कर देते राज्यसभा में। अंतरात्मा की आवाज अब बदली है, नीतीश कुमार जैसा। अच्छा, जज साहब की क्यों बदल गई आवाज अंतरात्मा की? जज साहब तो देखिए कम्युनिस्ट माइंडेड थे, और इनके जो पिछले 4-5 साल के जितने भी केसेस है, सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और सारे के सारे इनके फैसलों को दोबारा सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनके जो भी। एक मिनट रुको, पहले आप एक मिनट रुको, आप करो, कम्युनिस्ट थे पहले वो, एकदम, अब भाजपा ही होने जा रहे हैं। अब भाजपा, राम और बाप की सरकार है, जोट सरकार है। ये यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार लोग जो बैठे हैं उनसे पूछिए। हम लोग दादा के पास जाना है, गौतम दादा देखना, ये सारे लेफ्टिस्ट अब भाजपा ही होने वाले हैं। अभी अब आप एनालिसिस करो बंगाल में क्या बदलने वाला। अरे रुको पुरोहित जी यार, इतना अच्छा पॉइंट इस पे बात करना मेरे को, सारे लेफ्टिस्ट अब इधर आ गए। बात तो सही है, क्योंकि बंगाल में आपको नारा सुनाई दिया होगा 2019 में, वाम राम, मतलब जो वामपंथी थे वो सारे वोट राम को दिया था, क्योंकि वो ममता के नहीं, वो तो स्ट्रेटेजिकली हराना था ममता जी को, इसलिए अब तो मन बदल रहा है। नहीं, अभी इस बार इतना होगा कि नहीं। मेरे अभिजीत गंगोपाध्याय जो गया है, ठीक है, वो वामपंथी थे, उन्होंने कहा है कि वो छोड़ के सही जगह पे जा रहा है, उनको भी लग रहा है कि जहां जाने में उनका फायदा है। जज की विचारधारा भी पुरोहित जी को मालूम है कि देखो ये जज साहब वामपंथी हैं, देखिए ये भाजपाई हैं, ऐसा ये भी पता रहता है आपको। वामपंथी के लिए नहीं तो तृणमूल कांग्रेस का लोग भी क्यों जा रहा है अपना आइडियोलॉजी छोड़ के? वो तो भी जा रहा है, 5 बार का विधायक भी तो जा रहा है ना। तो वो तो गया है ना, तो इसलिए सिर्फ ये हर पार्टी में हो रहा है, क्योंकि जिस तरफ देखता है कि सत्ता का हवा बह रहे है उस तरफ जाने का। तो यही तो मैं भी, सवाल ही मेरा यही था कि सत्ता बदल रही है बंगाल में, इसलिए लोगों को लगता है कि अब डूबती नाव छोड़ के इधर आ जाओ, जज से लेके विधायक तक। नहीं, ये बदल रहा है, सत्ता बदलने का बात तो 2026 में होगा, अभी तो बदल नहीं रहा है। अभी तो है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बात तो क्लियर है, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी का वोट आप कह रहे 26 में बदल सकता है। हाँ पुरोहित जी कुछ 10 सेकंड जोड़ना चाहते हैं, जल्दी से बोलो पुरोहित जी, जल्दी से। देखिए बहुत अच्छा, मेरी बात को इन्होंने कर दिया सही।
वरिष्ठ पत्रकार है, मगर देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में लोकप्रियता के अंदर में महिलाएं हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, लोकप्रियता के अंदर में ममता बनर्जी के सामने कोई नहीं है। नंबर 1 नेत्री है पूरे देश के अंदर में, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिनका नाम है ममता बनर्जी। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था संदेश खाली के मुद्दे पर, ठीक है। अब आप इनका म्यूट खोल दिए हैं। आप भी तो रुको, मैं मुझे बत्रा जी के पास जाना है। नहीं आप लोग मैंने लड़ने लगते हो यार, सुनाई नहीं देता कुछ। बत्रा जी, ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, देखो इसको हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। जो ग्राउंड पे वहाँ पे लोगों के मन बदल रहे हैं, आप चूंकि घूम के आए इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या जैसे अभी दादाजी ने कहा कि भद्रलोक में भी एक चेंज की बयार देखी जा रही है। अब जज क्यों बता रहे हैं, जज वामपंथी थे, मैं नहीं मानता कि ऐसे जज वज के बारे में आइडियोलॉजी बताना चाहिए कि वो इस टाइप के थे। आपको क्या पता कौन सी विचारधारा थे, लेकिन अगर ये इस तरीके के चेंज देखने जा रहे हैं तो मैं इसको एकदम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे मान लूँ कि भैया जो जीत रहा उधर ही चलो, अब तो भी वो इस विचार को मजबूत करता है कि भैया इस समय ये हवा चल रही है। क्या ग्राउंड में ऐसा देखा आपने, लोगों से मिला? आप तो जिससे मिले होंगे वो भद्रलोक वाले ही लोग रहे होंगे ज़्यादातर, क्लब वब गए होंगे आप, है ना? नहीं नीरज जी, आपके पास 8 बजे अच्छे कपड़े पहन के बैठने के लिए पहले मुझे धूल मिट्टी फाँकनी पड़ती है जमीन की। इसलिए बुलाते हैं आपको सर, ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ बताइए। थैंक यू। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस पर आपको एक एग्जैक्ट आंसर दे पाऊंगा, बट मैं आपको ये जरूर कह पाऊंगा 2 बातें। एक तो ये जो जज का मुद्दा आपने उठाया, ये एज अ डेमोक्रेसी हमारे लिए ये एक रेड फ्लैग है। क्यों? कि एक जुडिशियल इंस्टीट्यूशन से एक व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है, ये किसी भी पार्टी में जाए मुझे उससे आपत्ति होगी एट अ सिस्टेमिक लेवल, कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से आप एक सीधा पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं, तो ये इस पर एक अलग चर्चा होनी चाहिए, वो हम कभी और कर सकते हैं। और हाल ही मालूम पड़ा कि आप तो लॉ डिग्री भी ले आए हैं, तो इस पर शायद आपसे और भी अच्छी चर्चा होगी। दूसरा, आपने कहा कि ये जो सेंटिमेंट बदल रहा है, देखिए मुझे आज भी लगता है कि बीजेपी एक ऑपोजिशन का जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करने में इसीलिए कामयाब रही क्योंकि लेफ्ट बहुत कमजोर हो गई। तो जो एंटी तृणमूल वोटर है जिसको संरक्षण चाहिए था, वो कहीं ना कहीं एक विकल्प खोज रहा था, और भाजपा आज की तारीख में ऐसे स्थित थी कि उसने वो विकल्प उनको दिया। साथ ही साथ भाजपा ने अपना एक बंगाल प्रोजेक्ट भी शुरू किया, उसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ना केवल रिलीजन के आधार पे बट कास्ट के आधार पे भी, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि काफी सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जो आज बंगाल में बीजेपी के बैस्टियन, जैसे नॉर्थ बंगाल एक उदाहरण है। आज की तारीख में नॉर्थ बंगाल बीजेपी का एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया बन चुका है। कुछ हिस्से और भी हैं साउथ वेस्ट बंगाल, साउथ ईस्ट बंगाल के, लेकिन अगर आप ये कहें कि क्या भद्रलोक का थॉट बदल गया कि कल वो कम्युनिस्ट थे, आज वो सडनली बहुत बड़े भक्त बन गए हैं, तो इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए। हो सकता है ऐसा हो रहा हो सकता है ना हो रहा हो। जो मेरे हिसाब से जो थियोरी है वो ये है कि वैकल्पिक की एक जरूरत थी बंगाल की पॉलिटिक्स में, ऑपोजिशन को जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने डील किया था 2018 के पंचायत चुनाव के बाद, और उसके बाद उस विपक्ष ने वापस खड़े होने के कोई साइंस नहीं दिखाए, तो बीजेपी आज वहां बनी हुई है। लेकिन जब वो बनी हुई है तो वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ें भी मजबूत कर रही है। अब वो कितना होता है ये इलेक्शन बताएगा, और ये बात बिल्कुल सही गौतम दादा ने कही कि राष्ट्रीय इलेक्शन में एक एडवांटेज तो है ही बीजेपी के पास कि उनके पास एक फेस है। स्टेट इलेक्शन में ये एडवांटेज तृणमूल कांग्रेस के पास 21 में था, और हो सकता है 26 में भी रहे। तो ये हो सकता है कि ये वो राज्य फिर से बन जाए जहां पे स्प्लिट टिकट वोटिंग बहुत जबरदस्त हो, कि लोकसभा इलेक्शन में एक तरफ और असेंबली इलेक्शन में एक तरफ। ओके, चलिए एक छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लौट के तुरंत आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी एक जज साहब का जिक्र चल रहा था, तो मैं ऐसे कल रेफरेंस के लोगों को बता दूं कि ऐसी घटनाएं पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से लेकर के अब तक टिल डेट होती रही हैं कि सर्विंग जज तक को भी गवर्नर बना दिया गया था। फातिमा बीवी का नाम याद होगा आप लोगों को, लीला सेठ ने अपनी किताब में लिखा है उन्होंने। फजल अली करके एक जज थे, वो तो रिटायर होने से पहले ही, मतलब कुछ महीने बाकी थे, फिर भी जज बना दिए गए। एक तो जज बने, फिर गवर्नर बने, फिर जज बने, फिर गवर्नर बने, इस टाइप के बहुत कार्यक्रम हुए। तो खैर ये इसमें बहस हो सकती है नो डाउट, लेकिन ये ऐसी घटनाएं होती रही हैं। दादा के पास चलते हैं। दादा, ये भद्रलोक वाला आपने जिक्र शुरू में किया था, कार्तिकेय जी से थोड़ी सी बातचीत, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पे भी ये चेंज है क्या? क्योंकि अक्सर ये जिक्र आता है कि बड़ा जनमानस वहाँ पे अब
बदलाव देख रहा है या नहीं देख रहा है, कि अभी भी उसको स्टेटस को ही लगता है कि हो सकता है? आपको ऑब्जर्वेशन क्या आपका? देखिए, लोकसभा चुनाव जो होगा बंगाल में, उससे नरेंद्र मोदी का नाम पे ही होगा। उनका नाम पे ही होगा, उन लोग वोट देंगे उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए वहां पे स्थानीय मुद्दा जो है उतना कितना अहम होगा, मुझे अभी भी जिक्र, मैं कार्तिक से सहमत हूँ कि पहले भी मैं सोच रहा था कि भाजपा इतना ज्यादा मजबूत नहीं है बंगाल में जो लड़ सकते हैं टीएमसी के साथ। लेकिन कुछ घटना ऐसे हुई, इसमें संदेशखाली भी एक घटना जिसमें भाजपा को बल मिला है, ये बात सही है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो इनका भविष्य में जो आंकड़ा है, इसमें अगर बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि बचा पाएंगे, लेकिन कितना बढ़ेगा, क्योंकि बंगाल ही एक जगह है जहां पे बीजेपी को बढ़ने का संभावना है। इसी कारण ही उस पे वो ताकत लगा रहा है। तो ये अभी क्लियर, जो मैंने पहले जिक्र किया था कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से ऑलमोस्ट आउट है, नहीं है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। जो फ्लोटिंग वोटर चाहते हैं दीदी को प्रधानमंत्री बनाने का, वो शायद अभी मोदी के पास ही चला जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ मोदी का नाम पे ही वोट है। जो 2014-19 जो भी हुआ है, सब नरेंद्र मोदी के नाम पे हुआ है। वहां के लोकल देश में भाजपा संगठन जो है, अगर इसमें कोई आप स्टडी करेंगे, देखेंगे बंगाल का भाजपा सबसे ज्यादा कमजोर है। इतना गुटबाजी आपको कहीं नहीं दिखाई देगा जो बंगाल में दिखाई देगा। कारण यह है, अभी अपना सत्ता बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए वो कल लड़ रहा है, ये बात सही है। लेकिन उसके पास एक प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे एक नेता है। इसके कारण ही जो होगा तो वही होगा। लेकिन इसके अलावा आपने जो कहा भद्र समाज, मैं कह रहा कि बंगाल का भद्र समाज बड़ा रिएक्ट करता है कि खास तौर पे महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो रिएक्ट करते हैं। कुछ तो हुआ है, ये माफिया लीडर टाइप थे, ये विषय कोई संदेह नहीं है। मैं बोलने का तृणमूल में थे इसलिए बड़ा भद्र लोग थे, ऐसे नहीं है। वो सीपीएम में जब थे वो ऐसे ही थे, उसको तृणमूल में आने के बाद वो शरण लेके आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग वामपंथी से तृणमूल में आए हैं अपना गढ़ बचाने के लिए, अपना सब कुछ वजूद बचाने के लिए। तो इसको जो बढ़ावा दिया गया वोट बैंक के कारण, तो एक है कि वो बात सही है कि बड़े वोट पोलराइज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सबको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन संदेश खाली एक पॉकेट है जहां पे भाजपा का वोट पहले से ही बढ़ रहा है, ये बात भी सही है जी। तो इसके कारण तृणमूल कांग्रेस इस जगह पे जिस तरह से उसको काम करना चाहिए था, मैं वो रिएक्शन से भी ऐसा लगता है कि काफी ममता बनर्जी इतना अनुभवी लीडर है, क्यों इतना लेट कर गया, मेरे को भी हैरान होता है कि मैं भी नहीं मानता हूं कि ममता बनर्जी सर, एक इप्सॉस का अप्रूवल का सर्वे आया है, वो मैं रेफरेंस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को पल्स मिलती है उससे, देश में बहुत सारे लोग देखते हैं। उसमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, मतलब यूपी से लेकर ऊपर एकदम वहाँ अरुणाचल प्रदेश तक आप चले जाइए, उस पूरे इलाके को लीजिए ना, तो उसमें 85 से लेकर 92% तक मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग है, यानी उतनी उनकी लोकप्रियता है। क्या ये एक छिपा हुआ संदेश है कि इस बार बंगाल में बदलेगा नंबर, तेजी से बदलेगा, लगता है आपको? देखिए, जहां तक नंबर बदलने का सवाल है, ये सर्वे अभी आज हुए हैं, अगले कुछ दिनों में लगातार 3 महीने तक ये सर्वे चलते रहेंगे। और सबसे बड़ा संकट लेकिन दोनों दलों के सामने ये है कि कैसे वो गैप को कम किया जाए और बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि टीएमसी के साथ दिक्कत यह है कि उसको लेफ्ट और कांग्रेस से लगभग जो कुछ मिलना था मिल चुका है, एक हिसाब से बीजेपी से मिलना नहीं है। बीजेपी के सामने दिक्कत है कि टीएमसी से कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि टीएमसी का जो कार्यकर्ता है वो ज्यादा, जो खास तौर से एक प्रभावी कार्यकर्ता है, जो मोहल्लों का होता है या कस्बे का होता है, वो उस तरीके का है कि उसके पास काम के ठेके हैं, उसके पास मकान दिलाने लेने के ठेके हैं, और वो उसमें उसी में व्यस्त है, इसलिए वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ लगा रहेगा। बीजेपी सिर्फ जो है वो आपको सुरक्षा थोड़ी बहुत दे सकती है, वो भी केंद्रीय बलों को, वो भी बड़े नेताओं को या मध्यम दर्जे के नेताओं को, ना कि आम आदमी को, लेकिन उनमें एक विश्वास जगा सकती है। उसके वो पास जो वोट बैंक है वो लेफ्ट और कांग्रेस से ही मिलेगा। तो बीजेपी की कोशिश ये होगी कि ये ले करके और फिर मोदी की लोकप्रियता को और दिखाने की कोशिश की जाए, आगे बढ़ाया जाए, और ये लोकप्रियता जो है वो
वोट में तब्दील कराई जाए। वोट में तब्दील कराने का काम आसान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल है ये, पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं की फौज, कार्यकर्ता वहां पर आमतौर पे जो खुद मैंने देखा है, फरसा लेके कभी कभी दिख जाते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। और वो प्रभाव जो है, पहले एक जमाने में जो बिहार में आपको सुनने को मिलता था, वो पिछले 5-7 साल तक तो देखने को मिला। इस बार कितना होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो वोट बैंक जो है, जो लेफ्ट का 7.5% और कांग्रेस का 5.5% वोट बैंक है, वो कैसे कमजोर होगा, बीजेपी की कोशिश होगी। और फिर उसके साथ में मोदी का नाम, मोदी का काम, मोदी की बातें, सब बढ़ चढ़ के बताने वाली बातें जो होंगी, वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। और जो आपका सर्वे आप जिस का जिक्र कर रहे हैं, उसके हिसाब से करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल मेरे ख्याल से या महाराष्ट्र, एक अकेले, महाराष्ट्र तो उतना नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक अकेला राज्य ऐसा होगा जहां बहुत ही आपको कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। टीएमसी आगे बढ़ने की कोशिश तय बात है अपने हिसाब से करेगी। बीजेपी की जरूर कोशिश होगी किसी तरीके से चीजों को काबू में किया जाए। अभी एक छोटे जवाब ले लेते हैं अनुजा जी से और स्वयं पुरोहित जी से। देखिए, बंगाल में या जहाँ भी है, बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। मेरे को नहीं पता, मैं कभी अभी चुनाव के दौरान तो मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे क्या ग्राउंड पे, लेकिन तिलिस्म बहुत बार टूटा जब बीजेपी ने सबको रिप्लेस करके वहाँ पे अपना प्लेस बनाया लोकसभा में। तो किसी को आश्चर्य लगा सबको, अरे ये कैसे हो गया। इवन स्वयं पुरोहित जी बैकफुट पे आ गए होंगे कि ये तो उम्मीद ही नहीं थी कि 18 सीटें जीत लेंगे और विधानसभा में भी 77 सीट जीत के सबको बाहर कर देंगे। कई बार, जैसे बिहार का आप बार बार जिक्र कर रहे थे ना, कुछ तिलिस्म टूटता है कभी ना कभी, आदमी को रियलाइजेशन होता है। टारगेट क्या लेके चल रहे हैं अनुजा जी आप लोग बंगाल में? देखिए जी, टारगेट यही है कि ममता जी को जाना होगा, क्योंकि ममता जी जो यहाँ पर अपनी एक ऑटोक्रेटिक रूल के साथ जो अपनी सीटें बधा कर बैठी हैं, वो चलेगा नहीं। इट्स नॉट अबाउट सीट, इट इज अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर, इट इज अबाउट हाउ डू यू रूल, गुड गवर्नेंस। मैं उसी की ही बात बता रही हूँ। गुड गवर्नेंस के अंदर जो सीटों से रिलेटेड जो इनकी सिचुएशन सामने नजर आ रही है, औरतें ही निकलकर बहुत ज्यादा मोदी जी को वोट करेंगी, क्योंकि जहां पर आप स्कीम से रिलेटेड बात कर रहे हैं वो वहां पे कुछ नहीं नजर आ रहा। आप अगर आप मनरेगा जैसी चीज पर आप बार बार आके मोदी जी को काउंटर करते हैं, तो आप ये देखिए कि 25 लाख से ऊपर के इन लोगों ने फर्जीवाड़े इन्होंने अपने जॉब से रिलेटेड उसमें बना कर रखे हुए। तो कहां पर एक करप्टेड एक टीएमसी के जो ममता बनर्जी हैं, जो मुंह से कुछ कहती हैं और बीच में छुरा घोंपती हैं, तो वो कैसे चलेगा काम। तो हम लोग जो यहाँ पर आगे की तरफ हमारी नीति, नीयत और नेता के रूप में जो काम मोदी जी ने किया, उसको लेकर आगे आएंगे। और जो औरतों की जो औरतों से रिलेटेड काम जो होने चाहिए थे, जो ममता बनर्जी ने नहीं किया, और हिंदुओं को टारगेट कर करके जो काम यहाँ पर करा है, हिंदू मुस्लिम का टारगेट कर करके जो काम किया है, ये एक बहुत बड़ा कोई नंबर लोकसभा के लिहाज से कोई नंबर दिमाग में है, लक्ष्य आपने कौन बनाया या नहीं बनाया? मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर लक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम सामने दिखता है, प्रत्याशी को आईना दिखाने की जरूरत नहीं। जो सामने चीजें जो आ रही हैं, सीटों पर जो हम लोग लड़ रहे हैं वो हम लड़ेंगे। और आगे देखिए, हार जीत हर जगह होती है, पर अपनी आइडियोलॉजी पर लड़ना। जी ठीक है अनुजा जी, ठीक है। अब सिर्फ 40 सेकंड बाकी है पुरोहित जी के लिए। पुरोहित जी, 18 सीट पिछली बार उन्होंने जीती थी जी, इस बार बैकफुट पे आप? नहीं, देखिए 18 सीट जीतने के बाद में विधानसभा और पंचायत के चुनाव हुए हैं, जहां का नतीजा आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कितना गिरा है और तृणमूल कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो आप 43% सीटें जीते इस बार, ये बताओ आप। तृणमूल के अंदर में 2014 में 34 सीटें जीते थे, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इस बार कितनी? पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। नंबर बताओ ना। 34 से, देखिए नंबर तो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मगर वोट परसेंटेज 50% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिलेंगे। अरे तो कोई दिमाग में होगा, 30 सीट, 32 सीट, 34 सीट, कितनी? 34 से ज्यादा मिलेगी, 35 मिलेंगी, 34 से ज्यादा 42 तक जितनी है। ये ऐसे तो हवा में बात नहीं मत करो आप। नहीं, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। कोई एक नंबर, अब वो भी कहेंगे हमको 42, हमको 42, थोड़ी। आपने दिमाग में कुछ रखता ना, मोदी ने कहा 400 पार,
543 तो बोला नहीं उन्होंने, 400 पार में एक नंबर आ गया। पार तो बंगाल में भी बोला था, आपकी बात 200। अरे तो आप बताओ ना, आपने क्या बोला है? हमारा तो लक्ष्य है 42 की 42 पश्चिम बंगाल की सीटें जीतने का। पश्चिम बंगाल की 42 की 42 सीटें जीतने का लक्ष्य है, और हम जितना ज्यादा होगा हमारा रिजल्ट 90% से ज्यादा होगा। ये आप आज ठीक पुरोहित जी, समय एकदम समाप्त हो गया है। अब नहीं, अब नंबर नहीं बता रहे तो ये सब बातें क्या है? हमें इंटरेस्ट है नंबर में, तब तो फिर उसमें हम आगे बात भी करेंगे कि कितनी जीत पाएंगे। नहीं बता रहे, खैर कोई नहीं, अभी चर्चा शुरू हुई, अभी तो चुनाव और गर्म होगा और चीज़ें नहीं सामने आई तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का। बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार 3 बहुत स्ट्रैटेजिक स्टेट हैं जहाँ पर बहुत गंभीर घमासान होने वाला है इस महासंग्राम में। नज़र बनी रहेगी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया।